हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। सो आज की हमारी जो क्लास है सर्वाधार इनिशिएटिव, इसमें हम लोग यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो भी एक लास्ट वीक के हमारे करंट अफेयर होते हैं उनको मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करती हूँ। और आज सर्वाधार इनिशिएटिव का है हमारा डे 74, राइट। सो आज हम लोग यहाँ पर जो भी पिछले हफ्ते में मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज रहे हैं रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अलग अलग उसके डोमेन से, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और एक चीज और मैं बता दूं आपको कि जो भी न्यूज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं उनसे रिलेटेड मैं एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करती हूँ, प्लस जो न्यूज जो मुद्दे मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ वो ऑथेंटिक सोर्स जैसे कि द हिंदू, डाउन टू अर्थ एंड पीआईबी, लाइव मिंट जैसे 9 अलग अलग सोर्सेज हैं जहां से हम लोग इनको कवर करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट इशू है वो है डायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी एंड रीसर्क्यूलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। क्या होता है रीसर्क्यूलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम और बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगी। देखने से आपको जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, ये हमारा साइंस एंड टेक का प्लस बायो एंड टेक्नोलॉजी वाले सेगमेंट से न्यूज है, राइट। बायोटेक वाले सेगमेंट से यहाँ पर न्यूज है। डाउन टू अर्थ देख लेते हैं। वाव 2024 डाउन टू अर्थ की ये न्यूज है। क्या है न्यूज? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर में जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हैं, टू प्रमोट इंक्रीज्ड प्रोडक्शन वाइल प्रिवेंटिंग डिसीज, राइट। यानी कि प्रमोट किया जा रहा है, प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है और जो बीमारियां उससे रिलेटेड होती है उनको क्या किया जाएगा, यहाँ पर प्रिवेंट किया जाएगा, रोका जाएगा। उस तरीके की टेक्नोलॉजीज यहाँ पर आ रही हैं न्यू। एंड इंडियाज एक्वाकल्चर सेक्टर हैज सीन अ ग्रेटर अडॉप्शन ऑफ बायोफ्लैग टेक्नोलॉजी। ये जो तकनीक आई है जिसका नाम हम बार बार यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बायोफ्लैग टेक्नोलॉजी, क्या है ये, इसके बारे में देखेंगे। और इसने क्या किया है, जो भारत का एक्वाकल्चर सेक्टर है उसने इस तकनीक को बहुत ही सफल तरीके से अडॉप्ट किया है। एंड रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम को, ये दो तकनीक है, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी, दूसरा है रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी या सिस्टम, क्या है इनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। ये देखो चर्चा में क्यों है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है जो ये अभी न्यूज में है। क्या ये नई तकनीक है जो इमर्ज हुई है या फिर ये पहले से चली आ रही हैं और अभी ऐसा कुछ हुआ है कि जिसकी वजह से ये चर्चा में है, तो उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। इंडियाज एक्वाकल्चर सेक्टर हैज इंक्रीजिंगली अडॉप्टेड बायोफ्लैग टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में आप बोलते हैं BFT एंड रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम RAS, यानी कि BFT, दूसरा आपका है RAS। क्या है ये तकनीकी, इनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। और ये जो प्रोसेस है इस तरीके से ये कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। सो अबाउट बायोफ्लैग टेक्नोलॉजी एंड रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम, क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। बायोफ्लैग टेक्नोलॉजी इज अ क्लोज्ड टैंक बेस्ड फिश फार्मिंग, यानी कि जो बायोफ्लैग टेक्नोलॉजी है इसमें होता क्या है, ये एक क्लोज्ड टैंक फिश फार्मिंग किया जाता है। अप्रोच विच क्लीन्स द वाटर इन फिश टैंक बाय यूजिंग बेनिफिशियल बैक्टीरिया, यानी कि एक क्लोज टैंक होता है उसमें फिश फार्मिंग की जाती है। दूसरी चीज, अब जैसे फिश फार्मिंग उसमें की जाएगी तो पानी पॉल्यूटेड भी हो जाता है, तो उसमें जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं उनका प्रयोग करके उस पानी को साफ किया जाता है। इस तकनीक को बोला गया है बायोफ्लैग टेक्नोलॉजी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बायो यानी कि बैक्टीरिया को यहाँ पर क्या किया जाता है, उसके माध्यम से पानी को साफ किया जाता है। दूसरी चीज, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया कॉमनली बैसिलस एंड यहां पर आप देखेंगे नाइट्रोबैक्टर, एसिनोबैक्टर्स एंड द एल्केजेंस आर यूज्ड टू कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज uneaten feeds and the fish waste into the microbial biomass, इसमें कन्वर्ट करता है, which can be consumed by the fish or shrimps, जो कि फिश के द्वारा कंज्यूम किया जा सकता है ना। इसको ये साफ करता है, कन्वर्ट करता है किसमें, माइक्रोबियल बायोमास में। आगे हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं। जो बायोफ्लैग तकनीक है इसके लाभ क्या है, क्या एडवांटेज हैं इसके, उनको जान लेते हैं। सो दिस प्रोसेस कीप्स द वाटर क्लीन विदाउट नीडिंग टू चेंज इट ऑफन एंड एट द सेम टाइम रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिसीज एज वेल इन द फिश, राइट। ये जो प्रोसेस है
ये पानी को साफ रखता है विदाउट नीडिंग टू चेंज, बिना उसमें कोई चेंज किए। ऐसा नहीं कि आप पानी को चेंज करते हो, बदलते हो साफ पानी, नहीं, बिना पानी को चेंज किए उसको साफ रखता है। एंड इट ऑफन एट द सेम टाइम रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिसीज। कई बार ऐसा होता है कि बीमारियों का जो रिस्क होता है उसमें बीमारी होने का, उसको भी ये रिड्यूस करता है। एंड वेल इन द फिश, ठीक है, जो कुएं में मछली होती है, जो फिश फार्मिंग की जाती है, तो मछलियों में बीमारियों के रिस्क को भी रिड्यूस करता है, कम करता है। और सेम टाइम पे ये क्या करता है, जो पानी है उसको बिना चेंज किए उसे साफ रखता है इस तकनीक के माध्यम से, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, waterways cleaner, hence farmer do not need to depends on external use of the chemical and antibiotics, right? BFT also save money on feed। BFT के द्वारा क्या होगा, जो वेस्ट होता है उसको ये किस में कन्वर्ट करता है, बायोमास में कन्वर्ट कर देता है, जिसको भी फीड किया जा सकता है बाय फिश, राइट। सो मछलियों का जो खाना होता है उस पर धन की बचत करता है, क्योंकि जो कन्वर्ट किया जाता है उसको ये मछलियां खाती हैं। एज फिश कैन गेट एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रिसाइकल्ड वेस्ट। जो रिसाइकल्ड वेस्ट होता है उससे मछलियों को ज्यादा पोषण मिल सकता है, तो उनका खाने पे जो पैसे जाते हैं वो सेव हो जाते हैं। एंड मेकिंग इट सुइटेबल, कॉस्ट इफेक्टिव एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली फॉर द फिश फार्मिंग। और सबसे बड़ी बात क्या है, इको फ्रेंडली बनाता है ये फिश फार्मिंग को, है ना। फिश फार्मिंग को ये कैसे बनाता है, इको फ्रेंडली, यानी कि पर्यावरण, फिश फार्मिंग को ये इको फ्रेंडली भी बनाता है, राइट। ये चीज भी यहां पर ध्यान रखनी है। एंड द इनबिल्ट aeration system to maintain adequate dissolved oxygen level to promote the microbial activity along with the mechanical filtration reduce chances of infection। It is more suitable for small farmers, यानी कि जो छोटे किसान होते हैं उनके लिए ज्यादा suitable है। And with limited land as it can be established in a small area and even set up for the backyard of farming। जो छोटे किसान होते हैं उनके लिए ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि छोटे एरिया में फिश फार्मिंग इस तरीके की जा सकती है। आप बैकयार्ड में फिश फार्मिंग कर सकते हैं इस तरीके की जो होती है टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। हाउएवर इट इज एसोसिएटेड विद चैलेंज इंक्लूडिंग हाई कॉस्ट, लेकिन इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं, ठीक है। क्या चुनौतियां हैं वो भी देखेंगे हम लोग। उसके पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं व्हाट इज रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। जो रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम है वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। सो इट इज अ क्लोज्ड लूप टैंक बेस्ड फिश फार्मिंग दैट रिसाइकल्ड वाटर आफ्टर फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, फिल्ट्रेशन के बाद वाटर को रिसाइकल किया जाता है। एंड RAS रिसाइकल्ड एक्वाकल्चर सिस्टम फिल्टर्स एंड क्लीन्स द वाटर इन द टैंक्स, removing waste and keeping it safe for the fish to live in. It has automated setup for culture tank with both mechanical and biological filtration units and effectively prevents the entry of the pathogen from external sources। दूसरी चीज यहीं पे क्या शुरू होती है, इट रिक्वायर्स द मिनिमल इंटरवेंशन, यानी बहुत कम हस्तक्षेप की इसमें आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि आप इसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो इट रिक्वायर्स द मिनिमल इंटरवेंस टू एक्सेस द कल्चर एंड द वाटर डिसीज मॉनिटरिंग which allow to improve biosecurity, right। दूसरी चीज, so fish are less likely to get sick। बहुत कम ऐसा होता है कि जहां पर रिसाइकलर एक्वाकल्चर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है और मछलियों को कोई किसी भी तरीके की कोई बीमारी होती है। एंड need for disinfectant and the antimicrobial thereby reduced। The RAS approach also offers a controlled environment for factors like temperature, oxygen level and cleanliness, ensuring optimal conditions for the healthy fish growth, right। And it can be set up indoors in areas without natural water sources, allowing fish to be raised closer to cities and where demand is high। दूसरी चीज अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि एक्वाकल्चर है क्या। अभी हम एक्वाकल्चर के बारे में बात कर रहे थे, फिश फार्मिंग के बारे में बात कर रहे थे। तो एक्वाकल्चर जो ये शब्द है, जो ये टर्म है, ये क्या है, what it means, right। इसका मतलब क्या है, it is a propagation and husbandry of aquatic plants। एक्वाकल्चर का सीधा सा मतलब केवल फिश फार्मिंग से नहीं है, ऐसे पौधे भी एक्वाकल्चर के अंतर्गत आते हैं जो केवल पानी में जिनको उगाया जाता है, ठीक है। एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिम्स ऑफ द कमर्शियली एंड द रिक्रिएशनल साइंटिफिक पर्पस के लिए भी कुछ होते हैं।
Aquaculture is an approximate aquatic equivalent to agriculture, that is the rearing of certain time marine and freshwater organisms to supplement the natural supply. अब हम यहाँ पर एक चीज देखेंगे, जैसे कि मैंने क्लास के शुरू में ही आपको बताया था कि जो हम न्यूज डिस्कस करते हैं उसके साथ यहाँ पर मैं आपके साथ एक क्वेश्चन भी डिस्कस करती हूँ, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड पिछले किसी भी साल में यूपीएससी का कोई सवाल आया है पिछले 10 वर्षों में, तो वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगी, ठीक है। सो इसी से रिलेटेड हमारा एक सवाल है यहाँ पर, क्या सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। और देखो इसी तरीके के टर्म कई बार पूछे जाते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में, और फिर जब वहां पे क्या होता है, आप लगातार अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, मैं हर क्लास में बोलती हूँ यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना तो बिल्कुल डाइट की तरह होता है। जैसे आप अपना खाने में कोई कमी या स्लीपिंग साइकिल को डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना, उसी तरीके से जब पढ़ने की बात आती है तो न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज है आप उसे स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं किस आर्टिकल में, किस न्यूज़पेपर में कौन सा आर्टिकल आया है और कहां से मेंस या प्रीलिम्स में आपका सवाल पूछ लिया जाए, ठीक है। सो यहाँ पर दो स्टेटमेंट हैं, एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है ये देखना है। इट इज ऑल्सो क्लोज्ड लूप टैंक बेस्ड फार्मिंग दैट रिसाइकल वाटर आफ्टर फिल्ट्रेशन, तो बिल्कुल सही बात है, आफ्टर फिल्ट्रेशन ही रिसाइकिल किया जाता है वाटर को, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है फर्स्ट। उसके बाद आता है सेकेंड स्टेटमेंट, इट हैज ऑटोमेटेड सेटअप ऑफ कल्चर टैंक्स विद बोथ mechanical and biological filtration units and effectively prevents the entry of pathogen from external sources। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, आंसर हमारा होगा बी आंसर हमारा यहाँ पर सही है, ठीक है। चलो आगे हम देखेंगे, हमारा जो अगला टॉपिक है एक्वाकल्चर से रिलेटेड, ये एक आर्टिकल था द हिंदू में, ठीक है। सो देखेंगे इस आर्टिकल में क्या क्या लिखा था, क्या न्यूज थी एक्वाकल्चर से रिलेटेड, उसको देख लेते हैं, क्योंकि बहुत आजकल चर्चा में है। तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि यूपीएससी जो 2025 का यूपीएससी 2025 का जो प्री हो उसमें यहां से सवाल आए, पॉसिबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है, राइट, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है इस चीज की। क्लियर, देखते हैं आगे। सो एक्वाकल्चर क्या है, साइंस एंड टेक का सवाल है, और इसमें भी अगर आप डोमेन की बात करें तो ये बायोटेक में आपका आ जाता है। द हिंदू की ये न्यूज है, क्या है, क्लाइमेट चेंज इज बिगेस्ट डिस्ट्रप्टर इन एक्वाकल्चर। क्या ये बात सही है कि एक्वाकल्चर जो है वो क्लाइमेट चेंज एक्वाकल्चर के लिए एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्टर का काम कर रहा है? और ये बात कौन कह रहा है, ये बात की है FAO। FAO क्या है, इसने ये बात की है, आपको पता है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है ये यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, राइट, यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, FAO के बारे में पता है। दूसरी चीज, ये जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, हेडक्वार्टर इसका रोम में है, इटली, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसके बारे में क्या है। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम प्लेयर्स इन द सेक्टर्स आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू गेट द प्लेस द टेबल। मैनुअल बैरेज एंड डायरेक्टर ऑफ फिशरीज एक्वाकल्चर डिवीजन ऑफ द FAO, इन्होंने ये बात कही है। पहले आप ये देखो, जो एक्वाकल्चर होता है ना वो इस तरीके से फार्मिंग की जाती है, एक्वाकल्चर की फार्मिंग जो की जाती है वो इस तरीके से की जाती है, राइट। अब हम यहाँ पर इसका संदर्भ देखेंगे कि कोई ऐसी नई बात तो है नहीं एक्वाकल्चर, बट अभी अचानक से चर्चा में क्यों है, तो जो हमने कॉन्टेक्स्ट पढ़ा कि क्या क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बहुत बड़े डिस्ट्रप्टर के रूप में काम कर रहा है एक्वाकल्चर के लिए, तो देख लेते हैं। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म है FAO की, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस UN has offered its technical expertise and knowledge to deal with the impact of climate change on countries' aquaculture and fishing community engaged with it। यानी कि जो FAO है उसने ऑफर किया है किसको, उन देशों को जो एक्वाकल्चर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, उनको टेक्निकल एक्सपर्टीज असिस्ट करने की बात की है कि हम आपको ये हेल्प करेंगे। आप देखिए कि क्या क्लाइमेट चेंज किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन ला रहा है एक्वाकल्चर में, तो इस वजह से ये जो एक्वाकल्चर है ये अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है। देखेंगे यहाँ पर एक्वाकल्चर के बारे में।
So it is a propagation and husbandry of aquatic plants, animals and other organisms of commercial, recreational and scientific purpose. Second thing, aquaculture is approximate aquatic equivalent to agriculture, that is the rearing of certain marine and freshwater organisms to supplement the natural supply, right? और इसमें शामिल क्या क्या होता है? This includes production for supplying other aquaculture operations, for providing food and industrial production, for stocking sports, fisheries, supplying aquatic bed animals, for stocking fee fishing, and operations for providing aquatic organisms for the ornamental purpose, right? And for supplying feed stocks to pharmaceutical and chemical industry. इसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है. And aquaculture has been existence since at least 500 BC. कोई नया शब्द नहीं है एक्वाकल्चर, कोई नई प्रथा नहीं है, नया सिस्टम नहीं है. लगभग 500 BC से ये अस्तित्व में है एक्वाकल्चर. तब से इस तरीके की खेती, इस तरीके की फार्मिंग या फिर पानी में उगाने वाले पौधे ये लगाए जाते हैं. However, only since the mid 20th century it has assumed commercially importance. और माना ऐसा गया है कि लगभग 20वीं शताब्दी के मध्य से ये कमर्शियली ग्रो हुआ है, बहुत ज्यादा कमर्शियली या व्यावसायिक रूप से इसकी बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है. एंड देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एक्वाकल्चर्स. दो प्रकार के मेन एक्वाकल्चर होते हैं. कौन से? मरीन एंड फ्रेश वाटर. एक होता है मरीन, यानी एक एक्वाकल्चर तो ऐसा होता है जो मरीन एक्वाकल्चर होता है, किसी भी प्रकार के जल में हो सकता है. दूसरा होता है फ्रेश वाटर, जो केवल ताजे पानी में हो सकता है, वो खारे पानी में नहीं हो सकता है. एक्वाकल्चर कैन हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड. और एक और चीज, जो एक्वाकल्चर होता है वो कहीं पर भी हो सकता है पूरे विश्व में. इन कोस्टल ओशन वाटर्स, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स. जब हम मरीन की बात करते हैं तो किसी भी प्रकार जहां समुद्र है, सागर है, झील है, वहां हो सकता है. फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो झील में हो सकता है, पॉन्ड्स तालाब में हो सकता है, ठीक है. एंड इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फॉर्म ऑफ फूड प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और मैं गारंटी दे रही हूँ कि सवाल तो आना है यहाँ से, ठीक है, सवाल आना है यहाँ से. तो ये कुछ देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब आप पढ़ रहे होते हो ना लगातार और एक स्ट्रेटेजी बना के, तो आपको ये आइडिया हो जाता है ना. और बस इतना सा ही डिफरेंस होता है जब एग्जाम आपका निकलता है और एग्जाम नहीं निकलता है, बहुत डिफरेंस नहीं होता है. यूपीएससी में मोस्टली स्टूडेंट, मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, अपना टाइम दे रहे होते हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे होते हैं, तो आई थिंक ज्यादातर स्टूडेंट तो सीरियस ही होते हैं, सिंसियर ही होते हैं. कोई मुझे नहीं लगता जानबूझ के अपना टाइम और पैसा खराब करेगा और खर्च करेगा, ठीक है. तो अच्छे से सभी पढ़ाई कर रहे होते हैं. बस थोड़ी सी एक थिन लाइन होती है कि किसका नाम मेरिट लिस्ट में आता है और किसका नहीं आता है. और वो क्या होती है कि आपको करते करते जब आप एक सही ट्रैक पे होते हो ना, तो आपको आइडिया हो जाता है, ठीक है. आगे देख लेते हैं हम यहाँ पर. और दूसरी चीज एक और है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको इंटर में हर क्लास में बताती हूँ. अगर यहाँ पर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, अब देखो आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स भी देखने को मिलेगी, हिस्ट्री भी देखने को मिलेगी, डेट्स वगैरह भी आप पढ़ रहे हो, राइट, ईयर्स आप पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी भी देखने को मिलेगी, आप ओशंस के बारे में पढ़ रहे हो, लेक के बारे में पढ़ रहे हो, है ना. एग्रीकल्चर आप पढ़ रहे हो, फार्म क्या है, एक्वाकल्चर, फार्मिंग है, कहाँ, एग्रीकल्चर, ठीक है. तो ये भी आप देख रहे हो. तो कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसको आप सिंगल तरीके से पढ़ लोगे, सारी चीजों को मिला करके पढ़ना होता है. और जब आप इस तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होते हो ना, तो बहुत सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं. राइट स्ट्रेटजी, एक सही स्ट्रेटजी सही डायरेक्शन में बनाना यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत आवश्यक होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है. चलो आगे देख लेते हैं. ग्लोबली एक्वाकल्चर ऑलरेडी सप्लाई मोर देन हाफ ऑफ ऑल सी फूड्स कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन. अगर आप वैश्विक स्तर पर बात करते हैं, मान लो ग्लोबली वैश्विक स्तर पर अगर आप बात करते हैं, वैश्विक रूप में या वैश्विक स्तर पर, तो होता क्या है कि मनुष्य के द्वारा कंज्यूम किया जाने वाला जो सी फूड है, जो समुद्री भोजन है, उसका लगभग आधे से ज्यादा एक्वाकल्चर के द्वारा सप्लाई होता है, ठीक है. More than 550 aquatic species are farmed via aquaculture, and the top fish species includes carp, catfish, salmon, and the tilapia. Commonly farmed shellfish include shrimps, oysters, clam, and mussels, and the scallops. Newer to marine farming are various species of seaweed, which total 27% of annual global aquaculture tons, right. दूसरी चीज हम यहाँ पर देखेंगे मेजर प्रोड्यूसर्स.
मुख्य प्रोड्यूसर जो हैं, जो उत्पादक हैं, वो कौन से मुख्य उत्पादक हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। मुख्य उत्पादक, ठीक है, देखते हैं मुख्य उत्पादकों के बारे में। चाइना इज फॉर्मली एट द टॉप ऑफ द ग्लोबल एक्वाकल्चर प्रोडक्शन, प्रोड्यूसिंग नियरली 60% ऑफ द फार्म्ड सी फूड, एंड अदर लीडर्स इंक्लूड इंडोनेशिया, इंडिया एंड द वियतनाम, राइट। चलो आगे हम देखेंगे। अभी हमने देखा था कि FAO ने कहा है टेक्निकल असिस्टेंस देने के लिए उन देशों को जो एक्वाकल्चर में एक्वाकल्चर को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं या उसमें ज़्यादा आगे हैं, ठीक है, और देखना चाहते हैं कि क्या क्लाइमेट चेंज किसी तरीके के बैरियर या किसी तरीके का प्रभाव डालता है एक्वाकल्चर पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, ये क्या है? इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी, यानी कि ये एक विशेष एजेंसी है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, यूपीएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है UN की एजेंसीज के बारे में, स्पेशल एजेंसीज के बारे में। सो स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर। जो FAO है, इसका जो मेन पर्पज है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो है ग्लोबली एफर्ट्स करना टू डिफीट हंगर, भूखमरी को हराने के लिए ग्लोबली वैश्विक स्तर पर प्रयास करना, वो इसका उद्देश्य है। एंड जब हम FAO की बात करते हैं, सो इट इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN एंड इट इज द ओल्डेस्ट परमानेंट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN एस्टैब्लिश्ड इन अक्टूबर 1945। ये भी ध्यान रखना है कि एक ओल्डेस्ट परमानेंट स्टेबलाइज्ड एजेंसी है UN की, और 1945 अक्टूबर 1945 में इसका गठन हुआ था। दूसरी बात, its mandate is to improve nutrition, increase agricultural productivity, raise the standard of living in rural population and contribute to global economic growth, right? The FAO coordinates, किसके साथ coordinate करता है? The efforts of governments and technical agencies program for developing agriculture, forestry, fisheries and land water resources। इसी से रिलेटेड हमारा सवाल है, क्या सवाल है? Consider the following statements about Food and Agriculture Organization। FAO क्या है? It is a specialized agency of UN, बिल्कुल सही है, and leads the international efforts to defeat hunger, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, it is the oldest permanent specialized agency of UN and established in October 1945, तो बिल्कुल सही बात है। दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब आंसर हमारा होगा ए आंसर होगा यहाँ पर, राइट, ए आंसर है। इसी तक दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर से रिलेटेड सवाल बहुत ज्यादा चर्चा में है लगातार। क्या है? इट इज द प्रोपगेशन, हस्बेंड्री ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म फॉर कमर्शियल, रिक्रिएशनल एंड द साइंटिफिक पर्पस। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एक्वाकल्चर। कौन से? फर्स्ट वन इज मरीन एंड सेकेंड इज द फ्रेश वाटर, बिल्कुल सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट है एक्वाकल्चर कैन हेल्प all over the world in the coastal ocean water and fresh water ponds, rivers and the even on the land in tanks, right? Land in tanks। so तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर सही है। आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ए आंसर यहाँ पर भी है। आगे देख लेते हैं। अगला जो सवाल है हमारा वो है एरोट्रैक के बारे में। क्या है एरोट्रैक? अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सवाल है, और ये जो है ये भी द हिंदू की न्यूज है। आईआईटी बॉम्बे के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डेवलप किया है। सो आईआईटी बॉम्बे साइंटिस्ट डेवलप्ड अ वाटर पॉल्यूटेंट डिटेक्टिंग डिवाइस, यानी कि प्रदूषक, पानी के प्रदूषण को डिटेक्ट करने वाला ये डिवाइस है जिसको एरोट्रैक बोला गया है। कई बार ऐसे सवाल पूछ ले जाते हैं, मान लो आपसे पूछ ले कि एरोट्रैक डेवलप्ड बाय सो आईआईटी बॉम्बे, ये ध्यान रखना है आपको, पहली बात। दूसरी बात, इसका काम क्या है? ये जो डिवाइस है डिटेक्ट करता है किसको? वाटर पोल्यूशन को, ये भी चीज ध्यान रखनी है। देख लेते हैं। द डिवाइस यूज प्रोटीन बेस्ड बायोसेंसर, प्रोटीन बेस्ड बायोसेंसर का प्रयोग करता है टू डिटेक्ट हार्मफुल पॉल्यूटेंट लाइक द, जैसे कि फिनॉल होता है, बेंजीन होता है, वाटर सैंपल से। कॉन्टेक्स्ट क्या है? चर्चा में क्यों है? संदर्भ क्या है? रिसेंटली साइंटिस्ट एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे हैव डेवलप्ड, आईआईटी बॉम्बे ने डेवलप किया है एरोट्रैक,
और ये डिटेक्ट करता है वाटर पॉल्यूटेंट को, राइट। सो अ वाटर पॉल्यूटेंट डिटेक्टिंग डिवाइस कॉल्ड एरोट्रैक, ये चीज ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिक लग रहा है, देखने से ऐसे लग रहा है जैसे कोई मिसाइल हो, तो कंफ्यूजन हो सकता है। स्टेटमेंट मान लो मिसाइल से बना दिए जाए 3 और एक एरोट्रैक से बना दिया जाए, तो नाम तो ऐसे लग रहा है जैसे कि मिसाइल के हवा में ट्रैक करता है किसी चीज को, है ना। आगे देखते हैं अबाउट एरोट्रैक। इट एक्यूरेटली डिटेक्ट्स हार्मफुल एरोमेटिक एंड एक्सोनोबाइटिक pollutants such as the phenol, benzene and the xylose. It uses proteins typically found in bacteria living in heavily and polluted environments to effectively identify multiple aromatic pollutants in water, and this protein undergoes a highly selective ATP hydrolysis chemical reaction if an aromatic compound is present in the sample, right. दूसरी बात, this reaction is expressed with the change in the color of protein, यानी जो प्रोटीन का सोल्यूशन होता है उसके कलर को चेंज कर देता है अगर उसमें पोल्यूशन होता है तो। विच एरोट्रैक कैन डिटेक्ट, जब इसको एरोट्रैक डिटेक्ट करता है। एरोट्रैक कंटेन्स अ लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी होता है एरोट्रैक में एक, एंड फोटो transistor assembly that the shines a light of appropriate wavelength through the sample and detect how it's absorbed. And the key components of device, ये जो device है इसका जो key component होता है वो it is a biosensing module होता है, and called MOPR, a sensitive sensor for detecting phenol, right. दूसरी चीज, ये जो device होता है कौन सा device, एरोट्रैक। एरोट्रैक जो डिवाइस है also reliably worked in a water temperature up to 50 डिग्री सेल्सियस and completed the test in less than 30 minutes. अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, अगर हम इसके महत्व की बात करें कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है इसका एरोट्रैक का, सो इट इज अ लो कॉस्ट, यानी कि इसकी कॉस्ट बहुत कम है, बैटरी ऑपरेटेड नेचर है, बैटरी से ये चलता है, एंड पोर्टेबिलिटी कैन बी आइडियल फॉर रूरल एंड लो इनकम सेटिंग्स। पोर्टेबिलिटी है, आप इसको अपने साथ पोर्ट कर सकते हो, लेकर के जा सकते हो कहीं भी कहीं से। सो लो इनकम सेटिंग दैट ऑफन लैक ऑफ द रिसोर्सेज एंड हैव डिफिकल्टी एक्सेस एक्सपेंसिव लेबोरेटरी टेस्ट, जहां पर नहीं हो सकते वहां पर आप एरोट्रैक को लेकर के जा सकते हैं और वहां के पानी को डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसमें पॉल्यूशन है या नहीं है, ये पानी प्रदूषित है या नहीं है, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे ने डेवलप किया है ये भी ध्यान रखना है, और प्रोटीन बेस्ड डिवाइस है ये। आगे हम इसी से रिलेटेड एक सवाल देख लेते हैं, क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एरोट्रैक। एरोट्रैक से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट यूजेस प्रोटीन्स टिपिकली फाउंड इन बैक्टीरिया लिविंग इन हेवीली पॉल्यूटेड एनवायरमेंट्स to effectively identify multiple aromatic pollutants in water. Second statement हमारा है, एरोट्रैक contains a light emitting diode and phototransistor assembly that shines a light of appropriate wavelength and throw the sample and detect how much it absorbed, right. दोनों स्टेटमेंट सही हैं, कौन सा, फर्स्ट एंड सेकंड, तो आंसर हमारा क्या होगा, ए आंसर होगा यहाँ पर। हमारा अगला जो न्यूज है वो है, व्हाट इज डोंगफेंग 100, DF100 क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की न्यूज है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी ये आता है कहाँ, डिफेंस में, डिफेंस टेक्नोलॉजी की ये न्यूज है। देखते हैं, द हिंदू की न्यूज है, आर्टिकल था द हिंदू में, क्या है, चाइना इनहेंस रेंज ऑफ इट्स किलर मिसाइल कैन नाउ हिट अमेरिकन एंड जापानीज मिलिट्री बेस इन इट्स नेम इज डोंगफेंग 100। जो डोंगफेंग 100 जो ये मिसाइल है, ये चाइना की मिसाइल है और चाइना की ये किलर मिसाइल है। चाइना ने क्या किया है, इसकी रेंज का विस्तार किया है, इसलिए ये चर्चा में है। ऐसा नहीं है कि नई मिसाइल डेवलप हुई है, नई नहीं है, पुरानी है, इसकी रेंज का विस्तार हुआ है अभी, इस वजह से ये चर्चा में है। और अभी ये चाइना से अमेरिका पर, अमेरिकन जो मिलिट्री बेस हैं वहां वार कर सकती है, अटैक कर सकती है, उनको टारगेट कर सकती है, और जो जापानीज बेस हैं उनको टारगेट कर सकती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में, चर्चा में क्यों है, चाइना इंक्रीज्ड द रेंज ऑफ इट्स सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अच्छा, ये तो पता चल ही गया है कि जो डोंगफेंग 100 ये जो मिसाइल है ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ना, ये तो हमको यहाँ पे पता चल ही गया, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये, राइट।
सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसका नाम है डोंगफेंग। DF-100 भी इसको बोला जाता है, DF-100 भी बोला जाता है इसको। क्या है DF-100 या डोंगफेंग मिसाइल, आगे देखते हैं। सो डोंगफेंग 100 या DF-100 ऑल्सो नोन एज चैंगयांग 100 या CJ-100 इस चाइनीज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, चाइना की एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो कई बार तो बस ये पूछा जाता है जब ज्यादा चर्चा में होता है कि किस टाइप की मिसाइल है, तो क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है, एंड इट वाज पब्लिकली इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग China's 70th National Parade on October 1, 2019। चाइना का जब 70वां स्थापना दिवस था, राष्ट्रीय दिवस था, उस समय यानी कि 1 अक्टूबर 2019 को पब्लिकली इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, किसको, DF-100 को। ठीक है। दूसरी बात, it is designed for precision strikes and features capability aimed at engaging in wide variety of target including land-based infrastructure and reinforced installation, underground bunkers and the large warship, right? इसके फीचर्स क्या है डोंगफेंग 100 मिसाइल के, जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है DF-100, इसके फीचर्स क्या हैं, क्या विशेषताएं हैं, वो भी देख लेते हैं। The features is a land-based system with a range reportedly between 3,000 to 4,000 km. 10x10 transporter, erector and the launcher are used to launch it, but it can also be launched from a bomber. बॉम्बर से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। दूसरी बात, इट हैज ए लेंथ एक्सीडिंग 9 मीटर, अब प्रोजेक्शन डायमीटर, रेंजिंग इसका जो है वो है 0.7 एंड 1 मीटर, एंड पेलोड कैपेसिटी इसकी है 500 किलोग्राम, यानी कि 500 किलोग्राम तक के पेलोड्स को ये लेकर के जा सकती है। एंड द मिसाइल इज पावर्ड बाय रेमजेट इंजन। ये जो DF-100 मिसाइल है, जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसमें रेमजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। एंड अचीव स्पीड ऑफ 5 मैक ड्यूरिंग द टर्मिनल फेज, टर्मिनल फेज के द्वारा 5 मैक स्पीड को ये अचीव करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चाइना की मिसाइल है डोंगफेंग 100 या DF-100 बोलते हैं, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। 500 मैक जो स्पीड है उसको ये अचीव करता है, 500 किलोग्राम पेलोड्स को लेकर के जा सकता है, और 3,000 टू 4,000 किलोमीटर की इसकी जो रेंज है वो है। लैंड बेस्ड सिस्टम है इसमें, ये बॉम्बर से भी लॉन्च हो सकता है। 10x10 का ट्रांसपोर्टर इरेक्टर यहाँ पर है इसमें। ठीक है, तो कई सारी इसकी विशेषताएं हैं, आगे देख लेते हैं। It boasts supersonic speed throughout nearly all phases of its flight and enhancing the missile survivability and ability to penetration air defense. This missile goes up to height of 30 kilometers after launch and after which the turns towards the target. Its guidance system include inertial navigation, terrain matching scenes and the matching the satellite positioning, providing high accuracy. अब हम यहाँ पर बात करेंगे, जब हम बात कर रहे थे डोंगफेंग 100 या DF-100, जब हमने डोंगफेंग 100 राइट, डोंगफेंग 100 या फिर जब हमने DF-100 की बात की, तो हमने क्या बोला था, ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो क्रूज मिसाइल होती है वो कैसी होती है, क्या होती है, क्या फीचर्स होते हैं क्रूज मिसाइल के। क्रूज मिसाइल्स आर अनमैन्ड व्हीकल होते हैं दैट आर प्रोपरली बाय जेट इंजन्स के द्वारा एंड मच लाइक एन एयरप्लेन्स, और ज्यादातर ये एयरप्लेन की तरह ही होते हैं। दे कैन बी लॉन्च फ्रॉम ग्राउंड, एयर और सी प्लेटफॉर्म, ये ग्राउंड से, एयर से, सी प्लेटफॉर्म से, कहीं से भी इनको लॉन्च किया जा सकता है। एंड क्रूज मिसाइल remains within the atmosphere for duration of their flights and can fly as a few meters off the ground. Flying low to the surface of the earth expends and more fuel but makes it a cruise missile very difficult to detect. यानी इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये क्रूज मिसाइल है, क्योंकि अर्थ के थोड़ा सा ऊपर भी उड़ सकती है, इसलिए इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इसी से रिलेटेड हमारा सवाल है, क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डोंगफेंग 100 या DF-100 क्या है, डोंगफेंग 100 ऑल्सो नोन एज चेजांग 100 चाइनीज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, बिल्कुल सही बात है। मिसाइल इज पावर्ड बाय रेमजेट इंजन एंड अचीव स्पीड्स ऑफ 500 मैक ड्यूरिंग इट्स टर्मिनल फेज, एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर होगा हमारा ए।
आंसर कौन सा होगा? ए आंसर है हमारे यहाँ पर। एक चीज, जब हमने बात की थी डोंगफेंग 100 या DF-100 क्रूज मिसाइल है, ये हमने देखा, एंड पावर्ड बाय रैमजेट, ये भी हमने देखा, राइट। पावर्ड बाय रैमजेट ये भी हमने देखा यहाँ पर कि ये इसको किसके द्वारा पावर किया गया है? रैमजेट इंजन के द्वारा। अगर आप इसकी स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड आप देखेंगे कि 5 मैक स्पीड हो जाती है। अगर आप देखते हैं पेलोड्स की, पेलोड्स कितने लेकर के जा सकता है, तो ये 500 किलोग्राम तक पेलोड्स को लेकर के जा सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इसकी ऐसी हैं जो कि बहुत यूनिक हैं। आज की हमारी जो क्लास है उसको हम यहीं तक रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। मैं सभी स्टूडेंट्स को एक चीज़ बोल रही हूँ, अपनी हर क्लास में बोलती हूँ, रेगुलर क्लास करो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके जो करंट अफेयर है वो उसकी जो तैयारी वो काफ़ी इन्हेंस होगी, वैल्यू एडिशन होगा उसमें। आपको PDF मिल जाता है इसका, तो नोट्स जो भी आपको लग रहा है एक शॉर्टकट में नोट्स बनाओ अपने, ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी हो। वैसे जो PDF मिलता है मंथली वो आपके लिए इनफ है, शॉर्ट ही होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है ना। पूरे जो मुद्दे हैं जब आप एग्जाम से 2 महीने पहले देखोगे ना, आपको हर एक सब्जेक्ट के इतने सारे न्यूज़ मिलेंगे, अलग से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एक तरीके से मान के चलो कि जो करंट अफेयर की मैगजीन है ना, वो तो आपके पास तैयारी हो रही है इससे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।